नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 द बर्निंग केसेस श्रृंखला की हमारी कल की कहानी के दूसरे और आखिरी एपिसोड में आज आपका स्वागत है। अब आगे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी कविता। अच्छा, तो आपकी बेटी भी लापता है। आपको मालूम है कविता सक्सेना का नाम मेडिकल बोर्ड की उस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने फर्जी तरीके से पीएमटी क्लियर की थी। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बेटी तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है और उसने परीक्षा अपनी मेहनत से पास की है साहब, और अचानक गायब हो गई है साहब। आप प्लीज उसका पता लगाइए साहब। आपकी बेटी कब से गायब है? कल हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर आई थी साहब। हेलो, ठीक है मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं हॉस्टल जा रही हूँ। हॉस्टल से ही तो छुट्टी लेकर आई थी तू। अरे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। अरे लेकिन क्या जरूरी काम है? मैं आपको फोन पे बताती हूँ। लेकिन उसके बाद से कोई अता पता नहीं है साहब। हॉस्टल में भी पता किया लेकिन वहां भी किसी को कुछ पता नहीं है साहब। कविता का फोन नंबर दीजिए। इनसे कविता का फोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ और एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दे दो उसके गायब होने की। यस सर। सस्पेक्ट लिस्ट में से 9 स्टूडेंट की बॉडी उनके एरिया में मिली। इनमें से कुछ ने अपने घरों में सुसाइड किया और कुछ ने हॉस्टल में। सस्पेक्ट्स में से इतने लोगों का मरना मामूली बात नहीं है। हो सकता है सुसाइड ना हो बल्कि प्लान मर्डर हो। इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? सर 2 बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है, बस आने वाली है। बाकी में से कुछ की परसों आएगी और कुछ की 4-5 दिन बाद। सस्पेक्ट स्टूडेंट्स में से कई गायब हैं और इनसे हमें उन बिचौलियों का पता चल सकता था जिनके थ्रू इनका फेक एडमिशन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों में कई बॉडीज ऐसी मिली हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुमार, हो सकता है वो बॉडीज उन बिचौलियों की हो, क्योंकि अगर बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए तो 2 सस्पेक्ट्स के बीच का लिंक टूट जाता है। राइट सर, और इससे इन्वेस्टिगेशन भी और मुश्किल हो जाती है। राइट। कुमार, फिलहाल हमारे पास जितने भी सस्पेक्ट हैं और जिन्हें हम ट्रेस कर सकते हैं उन सबको लाइन अप करो। मुझे सबसे पूछताछ करनी है। सर 2500 लोगों की लिस्ट है एंड वी आर वर्किंग ऑन ईच एंड एवरीवन। सर दिगवाना की रहने वाली कविता सक्सेना भी मिसिंग है। सर ये कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्टेड 117 स्टूडेंट की लिस्ट में थी। थोड़ी देर पहले ही कविता के फादर ने दिगवाना पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। संगीता, बेटा हम कविता सक्सेना के पापा हैं। बेटा कविता का कुछ अता पता नहीं है, वो गायब हो गई है। कॉलेज से तुम्हारा पता मिला। तुम तो कविता की दोस्त हो ना, तुम तो कुछ जानती होगी वो इस समय कहाँ है। वो तो मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन एक लड़का कुछ दिनों से कविता से मिलने आ रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। लड़का? बेटा कौन है वो लड़का? शायद उसका नाम अमरीश है, मैंने सुना था। और वो कविता से नहीं बाकी स्टूडेंट से ही मिलने की कोशिश कर रहा था और उनसे पीएमटी के एग्जाम के बारे में कुछ बात कर रहा था। पीएमटी एग्जाम? हेलो, हाँ बेटा, कविता के बारे में कुछ पता चला? मैं कविता के कई फ्रेंड से मिला लेकिन कविता के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और पापा इसके अलावा एक और बात पता चली है कि कविता के अलावा मेडिकल कॉलेज के और भी स्टूडेंट मिसिंग हैं। क्या? जा रही हो क्या? दूध और सब्जी लाने। आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ता है उसे लाने के लिए। तुम्हारी वजह से पता नहीं किस बीहड़ में आ गए हैं। सुनो, ला मुझे दो, मैं लेकर आता हूँ। मुझे बाहर भेजने से डरते हो, लेकिन उससे होगा क्या? क्या तुम्हारे बाहर जाने के बाद मुझ पर यहाँ कोई अटैक नहीं कर सकता? डरो मत गीता, सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन दिया है मैंने कोर्ट में और सर्वेंट का भी इंतजाम करा रहा हूँ। अपना ट्रांसफर तो रुकवा नहीं पाए तो ये सब क्या खाक करोगे? अमरीश के अलावा डॉक्टर सदानंद इस केस के वो विसल ब्लोअर थे जिनकी सूझबूझ और जागरूकता की वजह से एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट घोटाला सामने आया। लेकिन अब डॉक्टर सदानंद और उनकी पत्नी की जान खतरे में थी। वहीं शॉर्टलिस्ट हुई 2500 की सस्पेक्ट लिस्ट में से आए दिन कई मौतें हो रही थी, जिसको लेकर एसटीएफ भी अचंभित थी। यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये मौतें सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि वो सारे सस्पेक्ट एसटीएफ की जांच के दायरे से बाहर रहें और इस घोटाले से वो बड़े नाम सामने ना आ पाएं जो इस घोटाले के किंगपिन हैं। लेकिन कविता सक्सेना के गायब होने का क्या राज था? क्या वाकई में उसके पिता ने पैसा देकर उससे पीएमटी का एग्जाम क्लियर करवाया था, या फिर कविता के गायब होने का कोई और ही राज था?
इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में रोज कई बड़े खुलासे हो रहे थे और एसटीएफ की टीम एग्जाम के रोल नंबर अलॉट करने वाले सिस्टम एनालिस्ट जतिन से कई और अहम जानकारियां जुटा रही थी, जो कि इस पूरे घोटाले में डॉक्टर नागर समेत कई और डॉक्टर्स, ब्रोकर और स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस की कस्टडी में था। कुमार, ये कंप्यूटर अपनी कस्टडी में ले लो। बिचौलिया बन के कितने स्टूडेंट्स को पास करवाया तूने, और ये सब कब से कर रहा है? सर, धंधेबाजी का तो पता नहीं कब से चल रही है, पर जब मैंने औरों के धंधे से अमीर बनते हुए देखा तो सोचा कि मैं भी ये धंधा क्यों नहीं शुरू कर दूं। सर, मैं बहुत से छात्रों को जानता हूं जिन्होंने बिना एग्ज़ाम दिए एग्ज़ाम पास कर लिए। और तू किसके लिए काम करता है उसका नाम बोल। सर, डॉक्टर सिन्हा। मेरे पास तो अच्छे स्कोरर्स होते जो मेडिकल कॉलेज के लिए इंजन का काम करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने इस तरह से फायदा उठाया है उन सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा सर। तूने पिछली बार भी माफी मांगी थी, लेकिन तेरे माँ बाप ने तेरी बेल करवा दी, पर तू फिर भी सुधरा नहीं। सर, मैं तो लास्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी सर। अगर तुझे अपने करियर की इतनी चिंता होती तो ये सब करता नहीं। चल, सबके नाम बता जो तेरे साथ शामिल है। विनय, कमलेश। सिर्फ विनय जैसे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और बिचौलिए ही नहीं, बल्कि कई पेरेंट्स भी इसमें कसूरवार थे, जो रिश्वत देकर अपने बच्चों को पास करवा रहे थे। आंखों पर पट्टी बन गई थी मेरे। आसपास के मोहल्ले के लोगों को एडमिशन करते हुए देखा तो मैंने भी अपने बेटे के फ्यूचर के लिए अपनी जमीन बेचकर 25 लाख रुपए उस ब्रोकर को दे दिए। किसको दिए थे पैसे? असीम शेख। कहाँ रहता है असीम शेख? एड्रेस और फोन नंबर दो उसका। हाँ हाँ ठीक है। रुबीना, देखो होशियार रहना, अगर पुलिस घर पर आए तो कह देना मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, समझेगी ना? पर हुआ क्या? आके बताता हूँ। अरे पर एसटीएफ टीम जब असीम के घर पहुंची तो वो वहां पर नहीं था, लेकिन जल्द ही उसके मारे जाने की सूचना ने एसटीएफ को भी चौंका दिया। असीम शेख की मौत तब हुई जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और इस केस में इन्वॉल्व दलालों को पकड़ रहे थे। हो सकता है ये एक्सीडेंट ना हो कि एक प्लान मर्डर हो। कुमार, असीम शेख का सीडीआर चेक करो और ये पता करो कि A&R केस में ये किस किस को जानता था। हमें A&R बोर्ड से क्रॉस चेक भी करना होगा। मुझे लगता है इस केस में जतिन ही अकेला करप्ट ऑफिसर नहीं है। इस केस की जड़ें बहुत गहरी हैं। असीम शेख वो मिडलमैन था जो इस स्कैम से जुड़े कई बड़े नामों की जानकारी पुलिस को दे सकता था, और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई और उसे दुर्घटना की शक्ल दे दी गई। देखते ही देखते इस केस ने काफी बड़ा रूप ले लिया था। इस केस से जुड़े कई लोगों की जान खतरे में थी और विसल ब्लोअर अमरीश की सुरक्षा भी हाशिए पर थी, जबकि उसको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। पापा, किसी जरूरी काम से हमें हॉस्टल के पास तक जाना पड़ रहा है। लेकिन बेटा, तुमको तो पता है ना कि उसी हॉस्टल के पास ही तुम्हारा अपहरण हुआ था। अरे चाचा, आप क्यों घबरा रहे हो? हम हैं ना इनकी सुरक्षा के लिए। ये है हमारी सुरक्षा के लिए, और आप यहीं रुकिए, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। आइए। सर, पूरे इंडिया के टॉप के न्यूज रिपोर्टर्स इस A&R स्कैम की न्यूज कवर करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, और आप मुझे वहां जाने से रोक रहे हैं, क्यों? देखो निश्चय, हमारी टीम के कुछ लोग हैं वहाँ, क्या तुम उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हो? सर, मैंने ऐसा नहीं कहा सर, लेकिन मैं जानता हूँ सर, इस स्कैम से रिलेटेड मेरे पास कई सारी इंफॉर्मेशन है सर, और मैं वहाँ जाके उस पर काम कर सकता हूँ। हाँ कुमार। सर, असीम शेख के पास जो कॉल आया था वो एक भीड़भाड़ वाले मार्केट एरिया से किया गया था। कुमार, मुझे पूरा यकीन है कि ये एक प्लान मर्डर ही था। पहले उसे फोन करके घर से बाहर बुलाया गया और फिर एक्सीडेंट करके मार दिया गया। इसका मतलब है कोई तो है जो ये नहीं चाहता था कि हम उस तक पहुंचते।
अच्छा कुमार, हमारी लिस्ट में से जितने भी लोग मिसिंग हैं उन सब के केसेस की लेटेस्ट अपडेट दो मुझे। ओके सर। पापा ये हमने अमरीश का पता लगाया जो कविता से मिल रहा था। ये अमरीश विसिल ब्लोअर यानी पुलिस का मुखबिर है, जिसने 2010 में पीआई डाला था कोर्ट में। गुप्ता जी कहाँ जल्दी चले आ रहे हो? प्राइवेसी के नाम पे कुछ तो छोड़ दो। अब जान रहेगी तब ना प्राइवेसी होगी अमरीश बाबू। गुप्ता जी प्लीज प्लीज। हेलो, हाँ हाँ, अमरीश बाबू अभी बाथरूम गए हैं। अब ये तो नहीं पता कि 1 नंबर गए हैं कि 2 नंबर। हाँ हाँ, आ गए, एक ही नंबर गए थे। सर, दिगवाना पुलिस कविता सक्सेना के केस को फॉलो कर रही थी। उन्होंने बताया कि कविता का फोन दिगवाना में बुद्धा पार्क के पास बंद हुआ था और वहां के एक सीसीटीवी में कविता एक लड़के के साथ कैप्चर हुई है, जिसकी फुटेज सर। वीडियो क्लियर नहीं है, ये लड़का है कौन? सर, ये लड़का कौन है ये तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है और न ही कविता के घर वालों को इसकी जानकारी है, लेकिन उनका कहना है कि अमरीश जो विसल ब्लोअर है वो कविता से मिल रहा था। अमरीश से मिलते हैं एक बार, लेकिन मुझे लगता है ये जो भी है उसका कविता के गायब होने में हाथ हो सकता है। पता लगाओ ये कौन है और कविता के फादर से मिलो एक बार। ओके सर। सर, ये डॉक्टर राकेश है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में भी था। सर, ललितपुर में इसकी लाश मिली है। एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों से चारों तरफ खौफ का माहौल था। एसटीएफ के गठन के बाद से ही ये घोटाला रोजाना मीडिया में नई सुर्खियां बटोर रहा था और मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि अब एसटीएफ की टीम भी शक के दायरे में थी। एक तरफ यह भी कहा जा रहा था कि एसटीएफ टीम के पुलिसकर्मी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे, लेकिन एसटीएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही थी और अब एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर पंकज चतुर्वेदी से पूछताछ की जा रही थी। यह कुछ 957 स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने फ्रॉड से 2008 से लेकर 2013 के बीच में अपना एडमिशन करवाया था। जगदीश नगर की लिस्ट अलग है। ये लिस्ट हमें स्टूडेंट से, ब्रोकर से और उन जाली स्टूडेंट से मिली है जो ये सब काम करते थे। अब आप बता सकते हैं कि आपके रहते हुए ये सब कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, दरअसल ये जतिन सिस्टम एनालिस्ट था और यही सारे सर्वर्स को कंट्रोल करता था, मगर इसके कंप्यूटर को कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं इंजन और बोगी का खेल इसी का किया धरा है। आपको शायद याद होगा कि इंजन और बोगी वाला मामला 2011 से शुरू हुआ था, लेकिन ये एग्जाम स्कैम वाला मामला पिछले 8-10 साल से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। जरूर ये किसी नेटवर्क के तहत हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस केस की तह तक जाऊँगा, पूरी इंक्वायरी करूँगा और जो भी इसमें शामिल होगा या दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। पंकज चतुर्वेदी से पूछताछ करने के बाद एसटीएफ ने जतिन से पूछताछ करने का फैसला किया। असीम शेख नाम के किसी ब्रोकर को जानते थे? नहीं सर, मैं किसी असीम शेख नाम के ब्रोकर को नहीं जानता। मयूर पंडित, केशव पुजारी, चंचल कौशिक, रजनी चंद्रा, अमित डोगरा, ये सारे नाम मेडिकल कॉलेज एडमिशन के हैं जो किसी दूसरे ब्रोकर से आए हैं लेकिन तुम्हारी लिस्ट में नहीं है। बता सकते हो ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं इनमें से किसी शख्स के बारे में नहीं जानता। ये सब नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ जगदीश नागर के साथ बिजनेस करता था। बहुत ही खेला खिलाया आदमी है, सरासर झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है इसने अपने कंप्यूटर में से कुछ डेटा डिलीट किया है ताकि कुछ खास लोग बच जाएं। कुमार, इसके मास्टर सर्वर कंप्यूटर को किसी अच्छे हैकर से चेक करवाओ। मुझे लगता है हमारे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। तब तक मैं सारे कॉलेजेस के डीन से मिलकर इन सभी स्टूडेंट्स को सस्पेंड करने के लिए कहता हूँ। सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे कॉलेज ने अपने स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बघेल साहब, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। सच अपनी आंखों से देख लीजिए। ये देखिए,
ये वो 34 स्टूडेंट्स हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे शक के घेरे में हैं। आप इन्हें अभी के अभी सस्पेंड कीजिए, इंक्वायरी बिठाइए और हमें उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। इस तरह के कई नोटिसेस कई मेडिकल कॉलेजेस में दिए गए, जहां कई संख्याओं में ऐसे स्टूडेंट्स शक के घेरे में आए थे जिनका इस स्कैम से कनेक्शन हो सकता था, और कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इसका विरोध भी किया। हेलो। देख बघेल, जिन स्टूडेंट्स का नाम मैंने तुमसे कहा है उन्हें रीस्टेट कर ले, नहीं तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनो 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 तो। तुम यहाँ क्यों आए? क्यों सर, आपने मुझे ट्रांसफर करा दिया तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता हूँ? बोलो क्यों आए हो? सर, ये 34 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से भी रेस्ट्रिगेट हुए हैं। मुझे हमेशा से डाउट था कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। जब मैंने इनसे पहली बार इंटरेक्ट किया था, मैंने उसी वक्त आपसे कंप्लेन की थी। सो देयर इज समथिंग नॉट राइट हियर। ये स्टूडेंट्स पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए और उनको बेसिक चीज़ें तक नहीं आती हैं, और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं। मुझे तो इनके रिजल्ट्स पर डाउट है, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात सुनी तक नहीं। उसके बाद जब ये इंटरनल एग्ज़ाम इन्होंने पास किया, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा कि सर ये स्टूडेंट्स इंटरनल एग्जाम पास करने तक के लायक नहीं है। उस वक्त भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। एंड आई एम श्योर कि अगर मैं इस वक्त भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगूंगा इनके बारे में तो आप मुझे देंगे नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ और मैं पता करके रहूंगा कि इनका एडमिशन यहाँ पर हुआ कैसे। एसटीएफ ने जतिन के कंप्यूटर से और इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए एक इंटरनेट और कंप्यूटर हैकर मयंक सिंह की मदद ली। हमें ऐसा लगता है इसमें से डेटा डिलीट किया गया है। तुम उस डेटा को रिकवर कर सकते हो? जी सर। सर, अगर कंप्यूटर सर्वर से कोई फाइल डिलीट कर दी जाए तो उसका एक बैकअप डाटा रहता है, मेटा डाटा। सर, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उस डाटा को रिट्रीव करने में। श्योर। हाँ कुमार। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जवाहर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बघेल ने अपने आप को जलाकर सुसाइड कर लिया है। व्हाट? सर, मिस्टर बघेल की मौत 90% जलने से हुई सर। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? 1-2 दिन में आ जाएगी सर। ओके, एक्सक्यूज मी। श्योर। सर, मैंने कुछ मेडिकल कॉलेज के सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के अगेंस्ट आरटीआई फाइल की थी, जिनका जवाब कल डीन साहब को देना था। सर, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डीन साहब किसी बड़े माफिया रैकेट में फंस गए थे और उन्हीं लोगों ने इनकी जान ली है। लगभग 1.5 लीटर केरोसिन यूज हुआ है। 1.5 लीटर केरोसिन से 90% बर्न्स मुश्किल है। ये मामला कुछ और लगता है। मैडम, ये सब हुआ कैसे? सर, मैं रोज की तरह मंदिर गई थी और जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा डीन साहब आग की लपटों में घिरे हुए और मैंने घबरा के एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एसटीएफ ने सस्पेक्ट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दिगवाना कॉलेज को भी दी थी, जिस पर अमरीश अपनी नजर बनाए हुए था। सर, 2 मिनट की आपसे बात करना चाहते हैं सर, हमारी मदद कर दीजिए सर। देखो, यहाँ का रूल है, हम नहीं बता सकते। कॉलेज में जाके पता कर लो, ठीक है? सर, आप 2 मिनट के लिए बस हमारी बात सुनो। क्या हुआ अमरीश बाबू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं गुप्ता जी, कुछ खास बात नहीं। सर आप इस हॉस्टल के वार्डन हैं सर, आप इतनी मदद कर दीजिए, बस ये बता दीजिए इस हॉस्टल में कितने लोग इस लिस्ट के रहते हैं। बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। बताता हूँ। सतीश शुक्ला जी, विशाल राठौर, रुपेश कुमार, दीपक सिंह
और मुकेश शोएब, ये 5 लोग यहाँ रहते हैं। धन्यवाद सर। सर, दिगवाना पुलिस को रेलवे ट्रैक पर कविता सक्सेना की डेड बॉडी मिली है। पापा, मैंने पीएमटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और मुझे दिगवाना का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है। निश्चय वहाँ बहुत मौतें हो रही हैं, वहाँ के हालात बहुत खराब हैं। इस केस में जो भी इन्वॉल्व है वो या तो मारा जा रहा है या फिर गायब हो रहा है। तुम्हारी सिक्योरिटी का सवाल है। डोंट वरी सर, मुझे कुछ नहीं होगा सर। मेरे पास एक प्लान है सर। जो लोग भी मारे जा चुके हैं ना, हम उन पे एक स्टोरी बनाते हैं सर। सर इससे पहले कि कोई दूसरा चैनल करे, हम करते हैं सर। सर प्लीज। ठीक है, बट बी वेरी केयरफुल। हाँ, थैंक यू सर। सर, ये कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर जो एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स थे वो उसकी मौत के बाद हुए थे और उसकी मौत गला घोटने से हुई है सर। इसका मतलब है उसका मर्डर हुआ है? यस सर। और रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि उसको कई बार मोलेस्ट भी किया गया था। मोलेस्ट? अगर ऐसा होता सर तो हमारी बेटी कम से कम हमें तो कुछ बताती। लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि काफी समय से उसके साथ मोलेस्टेशन हो रहा था। हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़का हो जो उसके साथ ये सब कर रहा था। अब सर इस बारे में कोई आइडिया नहीं है सर, लेकिन सर एक लड़का जरूर है, अमरीश। उस पर जरूर शक है हमें। वो उसके गायब होने के पहले कई बार उससे मिला था। कविता मेडिकल बोर्ड की सस्पेक्ट लिस्ट में थी। एक बात सच सच बताइए, आपने पीएमटी का एग्जाम क्लियर करवाने के लिए कितनी रिश्वत दी थी, किसको दी थी? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया, हमने कोई रिश्वत नहीं दी। कविता ने अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया सर पीएमटी का। हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया। सर आपने बुलाया था? ये सब इसकी वजह से ये सब हुआ। इसकी वजह से कविता इस सब में पड़ी। हमारी बेटी तो मासूम थी। मासूम हमारी अम्मा भी थी, और वही नहीं, न जाने कितने मासूम मरीज इन नालायक डॉक्टरों के चक्कर में सूली चढ़ जाते हैं। कविता की मौत का दुख हमें भी अंकल जी, लेकिन गलती हमारी नहीं थी। हमने सुना है तुम कविता को ट्रेस करते थे। सर हम तो हर उस स्टूडेंट से मिलना चाहते थे जिनका नाम उस सस्पेक्ट लिस्ट में था। तो इसका मतलब है तुम कविता से मिले थे? हाँ सर, 1-2 बार मिले थे, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, आप जानना क्या चाहते हैं? क्या लगता है तुम्हें, कविता की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर इस बात का तो हमें कुछ खास अंदाज़ा है नहीं सर, लेकिन कुछ महीनों पहले सर हॉस्टल में लड़कों ने हमें बहुत बुरा पीटा था सर, जिसमें कि 15 लड़के सस्पेंड हुए थे और उन्हीं में से 5 लड़के इसी हॉस्टल में रहते हैं और पास के हॉस्टल में कविता भी रहती थी। तो सर हो सकता है आपको इनमें से किसी से कविता की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अमरीश के बयान के आधार पर जल्द ही उन लड़कों को पूछताछ के लिए तलब किया गया जिन पर अमरीश ने अपना शक जताया था। नहीं सर, हमारा कविता सक्सेना मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सर हम तो उस वक्त कॉलेज में थे जिस वक्त कविता को बुद्धा पार्क के पास देखा गया। हाँ सर, हमने मेडिकल एग्जाम चीटिंग करके पास किया था सर, और कविता ने भी। इस फोटो में जो लड़का है उसे पहचानते हो? सर इसको जानते तो नहीं है, लेकिन इसको डॉक्टर आशुतोष दहिया के साथ देखा है सर। डॉक्टर आशुतोष दहिया? हाँ सर, वही आशुतोष दहिया जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया एएनआर स्कैम के केस में। ये एक ब्रोकर है, इसके थ्रू कई बच्चों ने मेडिकल एग्जाम्स क्लियर किए। सर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है सर, बहुत लोगों से मिलता हूँ। कविता सक्सेना को तो जानता होगा? हाँ, पिछले साल मेडिकल में एडमिशन करवाया था इसका। कैसे करवाया था? अब सर जगदीश नगर के इंजन और बोगी वाले तरीके से तो बहुत लोगों को एडमिशन मिला है, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और भी है जो आप सोच भी नहीं सकते। सर बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसे ऐसे नाम है सर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कौन कौन इन्वॉल्व है, नाम तो बता। सर उसके लिए आपको पहले मुझे जेल से बाहर निकलवाना पड़ेगा। सर मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ सर। सर एक सेकेंड, ये देखिए सर। बहुत ही शातिर दिमाग है,
सरासर झूठ बोल रहा है कि इसने इस आदमी को नहीं पहचाना। कुमार, जल्द से जल्द इसकी बेल करवानी होगी। बहुत से राज छुपा रखे हैं इसने। हेलो सर, मयंक ने जतिन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स को रिकवर कर लिया है। सर, मैंने जतिन के कंप्यूटर से एक डिलीटेड फाइल रिकवर की है सर। वो एक एक्सेल शीट है, ये देखिए लिस्ट सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर सीक्वेंस में है सर, 1 2 3 4 5, लेकिन रोल नंबर है वो सीक्वेंस में नहीं है सर। देखिए 7621555, 76211 के बजाय 4256338 है सर। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये उन बच्चों की लिस्ट है जिन्हें अपने मुताबिक सेंटर अलॉट किया गया है और उनकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ रखी गई है सर। सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, कोड। ये कोड क्या है? ST, KS, LM। सर, ये हो सकता है किसी एग्जामिनेशन सेंटर के इनिशियल्स हों या किसी के नाम के इनिशियल्स, या फिर कोई एक सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड? मुझे लगता है यही वो राज है जो जतिन हमसे छुपाना चाह रहा था। ये लिस्ट बनाई कब गई है? सर, लिस्ट करीब 2 साल पहले बनाई गई थी और ये डेटा जतिन के कंप्यूटर से ही जनरेट हुआ है सर। इसका मतलब है या तो ये लिस्ट जतिन ने खुद बनाई है या फिर जतिन के कंप्यूटर से किसी और ने। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसी किसी शीट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये सब मुझे फंसाने की साजिश है और मैं ये इनिशियल ST, UT, KG मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। जतिन वर्मा, ये डेटा तुम्हारे ही कंप्यूटर में से मिला है और तुम कह रहे हो कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हो सकता है किसी ने मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की हो। सर, लगता नहीं है कि जतिन हमें कुछ बताने वाला है। कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर पंकज चतुर्वेदी से एक बार फिर मिलना चाहिए। नहीं सर, मैं तो ऐसी किसी शीट के बारे में नहीं जानता। Are you sure? Of course, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। सदानंद पहले जवाहर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और उसे भी सड़े हुए सिस्टम पे शक है। हमें जल्द से जल्द आशुतोष की बेल करवानी होगी। और हाँ, जो लिस्ट हमें मयंक से मिली थी उसमें शामिल सभी नामों का पता करो और जैसे ही आइडेंटिफाई हों हमें उनसे भी पूछताछ करनी होगी। ओके सर। जतिन की हार्ड ड्राइव से रिट्रीव की गई उस लिस्ट में STF टीम हर इनिशियल से किसी न किसी नाम की पहचान का अंदाजा लगा रही थी। या तो लापता मिल रहे थे या कुछ की STF टीम के मिलने से पहले ही मौत हो चुकी थी। AK के इनिशियल से अखिलेश सिंह को आइडेंटिफाई किया गया। इस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम हैं उनमें से कई अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं और जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं वो या तो गायब हैं या फिर मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है इन लोगों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। सर, पता चला है कि आशुतोष को जेल में हार्ट अटैक आया था और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। सर, ये केस तो दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। इसका मतलब है हमारी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और इस केस का शिकार सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम ही नहीं, कोई भी हो सकता है। किस हॉस्पिटल में लेके गए आशुतोष की बॉडी को? आशुतोष की मौत के पीछे कोई ना कोई साजिश है। वो मरा नहीं, मारा गया है, वो भी जेल के अंदर। आशुतोष इस केस में एक ऐसा अपराधी था जिसने कई बड़े नामों पर इस केस से जुड़े होने का संदेह जताया था। सर, बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं इसमें। ऐसे ऐसे नाम है सर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जिनको उसने डिस्क्लोज तो नहीं किया था, लेकिन जेल में हुई उसकी मौत ने पूरे प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आशुतोष की मौत को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद जेलर समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यह सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ था कि एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों के पीछे आखिर किसका हाथ था। ऐसे वो कौन लोग थे जिनको आइडेंटिफाई करने में फिलहाल STF भी नाकाम नजर आ रही थी। विपक्ष और मीडिया लगातार STF को हटाकर इस केस को CBI को सौंपने की मांग कर रहा था और इसी दौरान इस केस की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर निश्चय सिंह इस केस को एक नई हेडलाइन देने वाला था। पापा, कुछ नहीं होगा हमको, आप डरिए मत। अब जरा अंजू को फोन दीजिए। अंजू, निश्चय का फोन। हेलो। तुम पापा की टेंशन मत लो, हम समझा लेंगे उन्हें। तुम अपना ख्याल रखना। अरे ख्याल तो तुम अपना रखना। अच्छा बताओ, डॉक्टर के पास गई थी कल? हाँ गए थे,
उन्होंने तो हमें डिलीवरी की डेट भी दे दी है, अगले महीने की लास्ट वीक में बोला है। सर, एसटीएफ ने जानबूझकर मासूम स्टूडेंट्स और नौकरी पाने वालों को फंसाया है। इन्होंने उन लोगों को इतना हैरेस किया कि उन लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान ले ली। और ये जिस एसटी यूवी कोड की बात कर रहे हैं वो इनके द्वारा ही मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इन दोनों फाइल्स की सत्यापन की जांच करने के लिए इन्हें लैब भेज दिया जाए। ये वो कमरा है सर, जहाँ इन लोगों ने बंद करके सर हमें बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये देखिए। कोर्ट में जो 2 लिस्ट पेश हुई थी उनमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? इसमें हमें कुछ गहरी चाल लगती है। मुझे ये बता सकते हो कोर्ट में ये जो लिस्ट पेश हुई थी जिसमें फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के नाम है और जिनके आगे ST है इनिशियल से, सिर्फ ST, उनकी मौत हो रही है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? बस इतना ही बता सकते हैं सर, इस लिस्ट में एक हमारी जानने वाले का भी नाम था सर, कविता का। अब वो रही नहीं और उसके पापा ये मानना भी नहीं चाहते कि उसका एडमिशन फ्रॉड से हुआ था। हाँ सर, अगर उनसे बुलवाया जाए तो शायद पता चल सकता है कि बात क्या थी। अब तक इस केस में 46 संदिग्ध मौतें हो चुकी थी और निश्चय सिंह कविता सक्सेना की हत्या से जुड़े राज जानने के लिए कविता के घर वालों से मिलने उनके घर पहुंचा। एक्शन। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि कविता ने चलती हुई ट्रेन से अपनी जान दी थी। कोई प्यार का मामला? सरासर झूठ है ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी कविता का मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी बेटी की मौत जो है गला घोटने की वजह से हुई है। जब हमें पता चला कि वो मिल नहीं रही है तो हमने उसके हॉस्टल जाकर भी पता करने की कोशिश की। बाद में हमने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। फिर सीधा 1 महीने के बाद एक फोन आया। सर, माफ कीजिएगा पर सुनने में ऐसा भी आया है कि कविता भी इस फ्रॉड में शामिल थी। सब झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब ठीक तो है ना? गया था और इसीलिए उसे मार दिया गया। सवाल कई थे और मीडिया द्वारा रोज नए अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन निश्चय सिंह की मौत के बाद मीडिया और विपक्ष ने मौजूदा सरकार और एसटीएफ को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था और आखिरकार इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे सीबीआई के ऑफिसर संजीव खन्ना। सर, एक अजीब बात पता चली है। सर, इन सभी कैंडिडेट ने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर किया था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी आंसर शीट के लिए आरटीआई फाइल की। व्हाट? हाँ सर। लेकिन राव, आरटीआई तो वो स्टूडेंट्स फाइल करते हैं ना जिनके नंबर कम आए होते हैं और जिन्हें लगता है कि उनके नंबर ज्यादा होने चाहिए थे। तुम कह रहे हो कि ये सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं, तो फिर इन्होंने आरटीआई क्यों फाइल की? सर, इनमें से एक नाम किरण शर्मा का भी है। सर, मुझे लग रहा है कि इस आंसर शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर किया गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। सर, ये देखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। कैंडिडेट को इनमें से किसी एक ब्लॉक को फिल करना होता है। सर, मैंने से बहुत सारी आंसर शीट देखी है जिसमें कैंडिडेट ने एक के साथ साथ दूसरे वाले ब्लॉक को भी हल्का सा फिल किया है। सर, ये हो सकता है कि कैंडिडेट ने पहले एक ब्लॉक को फिल किया हो, फिर उसे मिटाया हो, उसके बाद दूसरे ब्लॉक को फिल किया हो। लेकिन सर, ऐसी सिचुएशन किसी 2 या 3 कैंडिडेट के साथ होना चाहिए। लेकिन सर, किरण शर्मा की पूरी आंसर शीट ऐसी की ऐसी है। बाय द वे सर, एग्जाम के बाद ये आंसर शीट स्टोर रूम में जाती है। उसके बाद AR डिपार्टमेंट इसे कंप्यूटर में फिट करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू कैंडिडेट को मार्क्स अलॉट करता है। आप पता लगाओ कि इन स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट एक्सेस कब की थी। ओके सर। मयंक। यस सर। 12 जून 2009 के दिन की कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज जरा चेक करो। इसी दिन किरण शर्मा ने अपनी आंसर शीट एक्सेस की थी। जरा चेक करो और बताओ कि किसने उसकी आंसर शीट अपलोड की थी उस दिन। ओके सर। सर, पंकज चतुर्वेदी, चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर। जी हाँ, मैंने ही ये सब किया है। ये जो शीट है इसे OMR कहते हैं, लेकिन ये सब मैंने जतिन की मदद से ही किया है। हम लोग
पहले कैंडिडेट अपेयर होता है एग्जामिनेशन के लिए, फिर जो कैंडिडेट जैसा पैसा देता है उसी के अनुसार उसके स्कोर्स बनते हैं और उसी के मुताबिक उसकी रैंकिंग होती है ताकि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। और एग्जाम्स? हम लोग पहले ही अपने कैंडिडेट को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि अगर आपको सही आंसर आता हो तो ही आप शीट को फिल करें, वरना आप ब्लैंक छोड़ दीजिए शीट को। और ये भी जतिन का ही आइडिया था कि हम कैंडिडेट्स को बोल के RTI फाइल करें और फिर उसके बाद मेरे रूम में हम शीट्स को भर देते थे। इसीलिए सारे डिक्लेयर्ड स्कोर मैच हो जाते थे और हम उसी शीट को स्कैन करके कंप्यूटर्स पे अपलोड कर देते थे ताकि आगे चल के भी कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर किरण शर्मा की आंसर शीट में इतने इरेज मार्क्स क्यों थे? वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थी सर। वो अपने आप ही सारे आंसर्स भर के आ गई थी। हम तो उसके शीट को करेक्ट भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके फादर ने 50 लाख रुपए दिया था, इसीलिए हमें रॉन्ग आंसर्स को इरेज करना पड़ा और सही आंसर्स भरने पड़े। चलो अब ये भी बता दो कि जतिन वर्मा की लिस्ट में ST कौन है? सर अगर हम आपको इसका जवाब देंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो तुम्हें वैसे ही है पंकज। हाँ, अगर अप्रूवर बन गए तो तुम्हारी सजा कम करवाने में मदद जरूर कर सकते हैं हम लोग। चॉइस तुम्हारी है। सर ST का मतलब शंकर तिवारी, मिस्टर उमाकांत वर्मा का PA। इसका मतलब UV ही उमाकांत वर्मा है, राइट? जी। और ये जो इतनी सारी मौतें हुई हैं उसके पीछे कौन है? सर STF ने मिडिलमैन, स्टूडेंट, ब्रोकर, डॉक्टर्स जब से सबके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तभी से शंकर तिवारी ने एक एक करके सबको मरवा दिया। हाँ, कविता सक्सेना की एप्लीकेशन आशुतोष दहिया लाया था मेरे पास, लेकिन उसके माँ बाप पूरे पैसे नहीं भर पाए थे। वो सौदा 35 लाख में हुआ था, इसलिए पैसों के बदले में मैंने उसे अपने साथ हम बिस्तर किया। लेकिन फिर उस अमरीश ने RTI फाइल किया और वो कविता के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। मुझे लगा कहीं कविता मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। ये सानी है जो हमारे लिए उल्टे सीधा काम करता है। किसी ने ही कविता का मर्डर करके उसकी लाश को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था। और उमाकांत वर्मा? जी, जितने भी रिक्रूटमेंट होते थे उन सब में मिनिस्टर साहब का हिस्सा होता था। मिनिस्टर साहब ने ही इस पंकज चतुर्वेदी को एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया था। और बाद में पार्टी के कुछ नेता लोगों के बच्चों का एडमिशन भी इसी पंकज चतुर्वेदी ने OMR के जरिए कराया था। लेकिन जब STF वालों ने अरेस्ट करना शुरू किया तो जतिन थोड़ा सा घबरा गया, फिर उन सबको वहाँ से हटा भी दिया। लेकिन जतिन ने वो सेकंड लिस्ट तैयार की जो कोर्ट में पेश भी की गई, जिसमें ST के इनिशियल कैंडिडेट के नाम के आगे से उन्हें हटा दिया गया था। रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मारा? साहब, मैं अकेला नहीं हूं जो मिनिस्टर साहब के लिए काम करता हूं, और मैं इन सब के बारे में और कुछ नहीं जानता। आप मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं बात कर लेते? आपको हमारे साथ चलना होगा। आइए। क्या आप बता सकते हैं कि रिपोर्टर निश्चय राणा, डीन बाघेल और आशुतोष दहिया को किसने मरवाया? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और आप मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। ये सब मुझे फंसाने की एक साजिश है। इस केस में भले ही कई फर्जी डॉक्टर्स के नाम सामने आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पूरा A&R बोर्ड और मेडिकल बोर्ड भ्रष्ट था। डॉक्टर सदानंद समेत ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो इस नोबल प्रोफेशन में बेहद ही संजीदगी से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मिनिस्टर उमाकांत फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, लेकिन इस घोटाले में उनकी भूमिका अब भी शक के घेरे में है। CBI की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने CBI कोर्ट में दिसंबर 2017 में अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी, जो कि 23,000 पन्नों की थी। इन 23,000 पन्नों में कितने आरोपी हैं और कितने निर्दोष हैं, ये साफ होना अभी बाकी है।
इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। सर ये देखिए पीछे का दरवाजा वह लॉक था। ये पीछे का दरवाजा सीधा सर्विस लिफ्ट पे खुलता है। हो सकता है हम लोग यहीं से भागे हों। आसपास चेक करो, ज्यादा दूर नहीं गए हों। ओके सर। कुछ लोग तुम्हारी सोसाइटी में आके एक आदमी को मार के चले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कैसी ड्यूटी करते हो? गलती हो गई साहब, लेकिन साहब माँ कसम मेरे को नहीं मालूम साहब ये सब कौन किया। लेकिन हाँ साहब, जब मैं शाम को पानी लेके आया तो एक गाड़ी आके तेजी से रुकी और उसके अंदर से 2 आदमी निकले। साहब वो टाइम में तो मेरे को लगा नहीं कि साहब ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी साहब लगता है मेरे को पक्का वही लोगों ने कुछ किया साहब। लेकिन हाँ साहब, वो जो गाड़ी में आए थे वो गाड़ी अभी भी नीचे खड़ी पार्किंग में। साहब यही वाली गाड़ी है, इसी गाड़ी में से आए थे वो 2 लोग। गाड़ी को खोलो और अंदर चेक करो कुछ मिलता है क्या। तो गाड़ी के नंबर से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ओके सर। ये तनुज के घर पे किसी का आना जाना था? हाँ साहब, कुछ दिन से 2 लोग यहाँ पे रह रहे थे। सर वो बिजी थे। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? जी हाँ। ले आइए। ओके सर, ये जो पीजी थे ये तनुज के पिताजी के परमिशन के बिना यहाँ पे रह रहे थे और वरुण जी ने बताया था कि दिन में तनुज का उनका इसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसके सारे दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया और साथ में तनुज भी चला गया। सही। रेजिना मार्शल्स, ये तो फॉरेनर है। यस सर, जर्मन है लेकिन इसके हस्बैंड इंडियन है, मिस्टर राहुल सोडी। उन्होंने ही तो इन दोनों लड़कों को यहाँ पेइंग गेस्ट रखवाया था। तो इन दोनों लड़कों के कोई पेपर्स? सर उनके तो नहीं है, क्योंकि मिस्टर सोडी बोले थे कि कुछ दिन रहेंगे, इसलिए सर हमने परमिशन दे दी। तो इन दोनों लड़कों के नाम और नंबर तो होंगे ना आपके पास? नंबर तो एक का नाम संजय है और एक का नाम मुकेश है। और हाँ सर, ये वरुण जी का बेटा जो तनुज है ना, बहुत ही बिगड़ेल लड़का है सर। और हाँ सर, ये तनुज जो है ना, ये ड्रग्स भी लेता है। तो क्या आपको लगता है कि तनुज ने अपने बाप को मारा होगा? आई डोंट नो सर। पुलिस ने जब सोसाइटी के लोगों से बात की तो तनुज पर ही अपने पिता वरुण भाटिया की हत्या का शक आया। लेकिन वो 2 लड़के कौन थे जिन्होंने तनुज के पिता का मर्डर किया था? क्या मर्डर करने के लिए तनुज ने ही उन्हें भेजा था या फिर कहानी कुछ और ही थी? तनुज के पिता वरुण भाटिया की हत्या का मामला तुरंत मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी जगदीश प्रभु को सौंपी गई। तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में मुकेश और संजय के नंबर मिले, लेकिन ये दोनों नंबर से भी स्विच्ड ऑफ है। और वो रेजिना मार्शल का पति राहुल सोदी, उसका क्या हुआ? सर राहुल सोदी भी पुणे में है, उसे फ़ोन किया था, उसे यहाँ आने के लिए कह दिया। इसके अलावा तनुज के कॉल रिकॉर्ड्स में राहुल सोदी के बहन सिमर सोदी का भी नंबर है, उसे भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कह दिया। सर मैं और राहुल हम दोनों ही तनुज के अच्छे दोस्त हैं और इनफैक्ट हमें तो खुद ये समझ नहीं आ रहा कि तनुज ने अपना फ़ोन क्यों ऑफ कर रखा है। अब तनुज के अच्छे दोस्त हैं तो ये बात भी आपको पता होगी कि तनुज की अपने पापा के साथ बनती नहीं है। सर तनुज मुझे अक्सर कहा करता था कि उसके फादर उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो अपने फादर का मर्डर करवा सकता है कि नहीं। संजय और मुकेश को तुमने ही तनुज के घर पे किराए पे रखवाया था ना? अब जी, एक्चुअली मैं जर्मनी में कुछ सालों के लिए था। वहीं पे मेरी मुलाकात ये संजय और मुकेश से हुई। वो लोग जब इंडिया वापस आए तो मुझे कहने लगे कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। तो मैंने तनुज से पूछा कि वो दोनों रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो फिर तनुज मान गया। इस वक्त कहाँ है तीनों? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि तनुज के पापा ने जब संजय और मुकेश को घर से निकाला तो उस वक्त तुम भी वहां थे। बहुत भला बुरा कहा था, इंसल्ट किया था, गुस्सा तो तुम्हें भी आया होगा। अरे सर, आप उस पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। खुद का घर होते हुए भी तो तनुज के घर पे किराए पे रह रहा था, दोस्तों को वहां पर पीजी रखा था। उसी घर में तनुज के पापा का मर्डर हुआ था। हो सकता है ये सारी प्लानिंग तुम्हें नहीं की हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है और क्या बात नहीं है ये पता हम कर लेंगे। अभिषेक, यस सर, इसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में लेके जाओ। लॉकअप में से याद आ जाएगा कि संजय, मुकेश और तनुज है कहां। चल।
हाँ अभिषेक, व्हाट? अजय के फरार हो जाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और मीडिया ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। सर, आपको नहीं लगता यह घटना पुलिस विभाग के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा रही है? हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इन लोगों के पीछे गई हुई है और मुझे यकीन है कि हम लोग जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करेंगे। थैंक यू। सर, इस राहुल सोधी की अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन जब हमने राहुल, तनुज, मुकेश और संजय इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स को टैली किया तो पता चला कि वरुण भाटिया के मर्डर वाले दिन इन चारों की मोबाइल की लोकेशन मुंबई से लेकर तलेगांव की तरफ मूव कर रही थी। गणेश, हो सकता है कि वरुण भाटिया का मर्डर करने के बाद ये चारों लोग तलेगांव की तरफ भाग गए हो। पूरा तलेगांव छान मारो, पता करो ये लोग है कहाँ। और ये राहुल सोधी की बहन सिमर सोधी, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो। ये राहुल अपनी बहन को जरूर कांटेक्ट करेगा। जी सर। सर, वरुण भाटिया की मर्डर वाली रात 2 आदमी जिस गाड़ी से वरुण भाटिया की सोसाइटी में आए थे, वो गाड़ी विनोद देशमुख की बीवी गीता देशमुख के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर, वो गाड़ी 10 दिन पहले मेरी बीवी ने एसबी रोड पे पार्क की थी और वहीं से वो चोरी हो गई। ये रही उसकी एफआईआर रिपोर्ट। आपकी बीवी करती क्या है जो इतने बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उन्हें? सर, उसे बड़ी गाड़ियों का शौक है, तो ये गाड़ी हमने लोन पे ली थी। ठीक है देशमुख, फॉरेंसिक जांच के बाद गाड़ी ले जा सकते हो। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। ये राहुल अरोड़ा हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है। वहां के ज्यादातर ब्रोकर्स को ये एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता था। 1 सेकेंड। सिंपली मेरी बात सुन, मैं यहाँ वर्ली में हूँ। मेरा पासपोर्ट, कुछ पैसे, तेरे और मेरे कपड़े पैक करके तुरंत यहाँ आ जा। मैं और तू यहाँ से फौरन भाग जाएंगे बैंकॉक। अगर मैं इस समय तुम्हारे पास आई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा सामान और पासपोर्ट इस रोहित भल्ला के हाथ पहुंचाती हूँ तुम्हारे तक। ओके। अभी अभी मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वर्ली के एक पीसीओ से सिमर सोधी के फोन पे कॉल किया गया था और उस कॉल के बाद सिमर के घर से रोहित भल्ला एक बैग लेके निकला है। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। तलेगांव में जहां राहुल, तनुज, संजय और मुकेश इन चारों के फोन एक्टिव थे, वहां राहुल सोडी के फार्म हाउस होने का पता चला है। अभिषेक, एक टीम लेकर तुरंत तलेगांव पहुंच जाओ। हो सकता है कि तनुज, संजय और मुकेश इनकी कुछ लीड मिल जाए। ओके सर। पुलिस की एक टीम तालेगांव के लिए रवाना हो गई और दूसरी टीम ने आखिरकार अजय को वर्ली में रोहित भल्ला के साथ अरेस्ट कर लिया। सर, आप बेकार में पुलिस डिपार्टमेंट को मेरे पीछे लगा के उनका टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, तो भागा क्यों? अब चाहे तो कभी भी किसी को भी एनकाउंटर कर सकते हो और उस पर कोई भी चार्ज लगा सकते हो। मुझे लगा कि आप भगा के मुझे गोली मार दोगे, इसलिए डर के मारे में भाग गया। बहुत इनोसेंट है तुम। एक बात बता, तनुज के पापा का जो मर्डर हुआ था उस वक्त तेरे साथ कौन कौन था? तनुज, संजय, मुकेश, तीनों तेरे साथ थे? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी तीनों के बारे में मुझे नहीं पता। अरे हाँ, इन तीनों के बारे में तो तुझे कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पता है कहां से अरेस्ट किया? तेरे तलेगांव वाले फार्म हाउस से। सर, माना कि आपने इन तीनों को मेरे फार्म हाउस से अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने तनुज के फादर को मर्डर किया है। सर, मैं वहां सिमर के कहने पर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि राहुल मर्डर केस का एक्यूज है। सिमर ने तुझे राहुल के लिए पासपोर्ट, कपड़े और पैसे देके भेजा, फिर भी तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ? सर देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझसे झूठ नहीं बोलवा सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं पेशी के वक्त कोर्ट को ये बोल दूंगा
कि आपने मुझे मार पीट के मुझसे झूठी बयान ली, फिर बदनामी आपकी डिपार्टमेंट की होगी। ये राहुल सोधी तो बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। कल को कोर्ट में ये भी बोल सकता है कि वो कस्टडी से भागा ही नहीं था। बड़े रोहित बल्ला, मुझे नहीं लगता कि ये इस केस में इन्वॉल्व है। लगता है कि सिर्फ सिमर के कहने पे वो राहुल को मिलने गया। इस सिमर को बुला लें, शायद वो राहुल की साजिश का पिटारा खोल दे। नहीं, पहले इस तनुज, मुकेश और संजय से बात करके देखते इन्हें क्या पता है। सर हमारा विश्वास कीजिए, हमने ना ही किसी की गाड़ी चुराई और ना ही तनुज के पिताजी का मर्डर किया है सर। तुमने नहीं तो क्या, राहुल और तनुज ने मारा। सर हमें कुछ नहीं पता सर, हो सकता है तनुज ने अपने फादर को खुद मरवाया हो। सर वो बोल रहा था कि वो किसी सुपारी किलर से अपने फादर को मरवाना चाहता है। सर संजय और मुकेश ने अपना क्राइम कबूल नहीं किया, लेकिन मीडिया और पुलिस ये मान रहे थे कि वरुण भाटिया के मर्डर में राहुल, मुकेश, संजय और तनुज का ही हाथ है। और जल्द ही तनुज की हालत स्टेबल हो गई और उसका बयान लिया गया। क्या? पापा का मर्डर? ये कैसे हो सकता है? जब बेटा तेरे जैसा कुपूत पैदा हो तो कुछ भी हो सकता है। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा से गुस्सा रहता था, पर मैंने उन्हें मारा नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम्हारे 3 दोस्त संजय, मुकेश और राहुल, तीनों को तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया था और उनके जाने के बाद तुम भी उनके पीछे चले गए थे। और जब पापा ने हमें बाहर निकाला था सर, हम लोग सिमर के घर चले गए थे सर। उसे ना मेरे सपनों की परवाह ही नहीं है। काश वो मेरा बाप ही ना होता। ऐसी बातें नहीं करते बेबी। नहीं, तुम नहीं जानती सिमर, उसने मेरे दोस्तों की बेइज्जती की, वो भी मेरे सामने। सारा मूड ऑफ हो गया। ये लो, पानी पियो। मैं ये सोच रही थी कि तुम लोग सब कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते, इससे तुम्हारा मूड भी रिलैक्स हो जाएगा और जब तुम वापस आओगे तो पापा से बात कर लेना। मैं, संजय, मुकेश और राहुल महाबलेश्वर चले गए थे सर। तुम्हारा फोन बंद क्यों था? क्योंकि पापा मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तुम लोग तो महाबलेश्वर के लिए निकले थे, तलेगांव कैसे पहुंच गए? गाड़ी में मैंने वो ड्रग्स ले लिया था और सर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो हम लोग राहुल के फार्म हाउस पे थे। संजय और मुकेश भी वहां थे, पर राहुल नहीं था। संजय और मुकेश ने मुझे बताया कि उसे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए वो वहां से चला गया था। सर जिस वक्त तनुज के फादर का मर्डर हुआ, राहुल सोधी की मोबाइल की लोकेशन पुणे की थी। जब हमने उसे फोन किया तब वो पुणे में ही था, लेकिन उस वक्त तनुज, संजय और मुकेश, इन तीनों के फोन स्विच्ड ऑफ थे। और उस रात उस चोरी की गाड़ी में तनुज के फादर के फ्लैट में 2 लोगों को जाते हुए देखा गया था, जिन्होंने बाद में तनुज के फादर को मार दिया। अब उन 2 लोगों में तनुज या राहुल सोधी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि राहुल सोधी उस वक्त पुणे में था। अगर उन दोनों में से कोई एक तनुज होता तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता। सर पुणे से किसी मिथिलेश कुमार का फोन आया है। वो बोल रहा है कि वो राहुल सोडी के बारे में आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता है। डीसीपी जगदीश प्रभु यार। सर थोड़े टाइम पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि राहुल सोढ़ी मुंबई में किसी मर्डर केस में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे लगा आपको ये बात बता देनी चाहिए। बोलो क्या बात है? राहुल सोढ़ी मेरा दोस्त है। तकरीबन 1 महीने पहले वो मेरे पुणे में घर पर आया था और मेरे बिल्डिंग की सोसाइटी में उसने अपनी लग्जरी कार पार्क की और कहा कि वो अब्रॉड जा रहा है और तब तक उसकी कार में अपने पास रखूं। लेकिन सर मुझे पता चला कि 4 दिन पहले मुंबई में वो किसी क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो मुझे शक हुआ कि उसने कहीं वो कार किसी क्राइम में यूज़ ना की हो और आगे मैं ना फंस जाऊँ, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारा एड्रेस और गाड़ी का नंबर लिखवा दो, मैं एक टीम वहां भेज देता हूँ। पुलिस ने हर तरीका अपनाया, लेकिन संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल सोडी में से किसी ने कन्फेस नहीं किया। तो फिर तनुज के पिता का मर्डर करने वाले वो 2 लड़के कौन थे जो चोरी की गाड़ी में आए थे और उन्हें वरुण भाटिया के घर जाते हुए देखा गया था? क्या वो 2 इन चारों में से ही कोई थे या फिर वो 2 कोई और ही थे? फिलहाल कुछ भी साफ नहीं था और संजय, मुकेश, तनुज और अजय उर्फ राहुल ने अदालत में जमानत के लिए अपील की। तनुज की शारीरिक अवस्था को देखते हुए अदालत ने उसे बेल दे दी, लेकिन वो अब भी शक के दायरे में था। और वहीं इस कड़ी में उस कार के बारे में पुलिस को पता चला जिसके बारे में अजय उर्फ राहुल सोडी के दोस्त मिथिलेश ने बताया था। पुणे के मिथिलेश कुमार की हाउसिंग सोसाइटी में राहुल सोधी ने जो कार पार्क की थी वो एक्चुअली राहुल सोधी की है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से वो गाड़ी गुड़गांव के किसी राहुल अरोड़ा के नाम पर रजिस्टर्ड है। राहुल अरोड़ा? जी सर। इस राहुल अरोड़ा का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला ये उसी बिल्डिंग में रहता है जहां पे राहुल सोधी अपनी बहन सिमर सोधी के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल अरोड़ा गायब है। कहाँ गायब है सर पता नहीं। राहुल अरोड़ा के माँ और भाई ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। पुलिस स्टेशन में इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर सुनील राय।
सर 16 मार्च को राहुल अरोड़ा की माँ और उसके भाई ने हमें राहुल के लापता होने के बारे में बताया था, लेकिन हमें लगा कि शायद वो थाईलैंड में होगा। सुनील, जब से राहुल अरोड़ा गायब हुआ है तब से उसका क्रेडिट कार्ड बैंकॉक में स्वाइप हो रहा था, लेकिन 14 मार्च को उसका मोबाइल गोल्डन टेम्पल ट्रेन में मिला था। कैसे? तुम्हें शक नहीं हुआ था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर शक तो हुआ था, लेकिन ये भी सामने आया है कि राहुल कई इलीगल काम भी करता था। पता है मुझे, एस्कॉर्ट सप्लाई करता था, सट्टा खेलता था, लेकिन इस राहुल अरोड़ा का राहुल सोधी और सिमर सोधी के साथ भी कनेक्शन था। और तुम्हें पता है ना, फिलहाल ये दोनों एक मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। यस सर, पता चला मुझे। लेकिन सर ये भी पता चला है कि राहुल अरोड़ा से एक शिवा नाम का बुकी भी मिला करता था और राहुल को उसे सट्टे का 37 लाख रुपए देना था। हमें शक हुआ कि शायद उसी ने राहुल को अगवा किया हो और फिर हमने शिवा को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन सर पूछताछ के बाद शिवा ने बोला कि राहुल अरोड़ा के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। सर हमने राहुल सोधी और सिमर सोधी से भी पूछताछ की थी, लेकिन हमसे इंस्पेक्टर विनोद देशमुख मिलने आए थे। विनोद देशमुख? यस सर, उन्होंने बोला कि वो राहुल और सिमर सोधी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्होंने गारंटी भी ली कि ये दोनों कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और तुमने राहुल सोधी और सिमर सोधी की इन्वेस्टिगेशन बंद कर? सर वो सुनील, नो मोर एक्सप्लेनेशन। विनोद देशमुख ने कहा वो इनोसेंट है और तुमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। सॉरी सर। ये विनोद देशमुख राहुल और सिमर को क्यों बचा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि राहुल के भागने में इस विनोद देशमुख का ही हाथ हो? इस विनोद देशमुख की तो मैं इंक्वायरी लगाता हूं, तब तक तुम सिमर को बुला कर लेकर आओ। सर राहुल अरोड़ा सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा फ्रेंड था। सिमर, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है, जिससे पता चलता है कि राहुल अरोड़ा तुम्हारा नॉर्मल सा फ्रेंड नहीं था, खास दोस्त था। और ये तनुज, ये भी तुम्हारा और तुम्हारे भाई राहुल सोधी का दोस्त था। मुझे तो लगता है कि इन दोनों क्राइम्स में तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम भी इन्वॉल्व। अब मुझे बाकी की कहानी नहीं सुननी है, सिर्फ सच बता दो। मिथिलेश झूठ बोल रहा है सर। वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे क्या पता सर। राहुल और सिमर द्वारा दिए गए बयान पुलिस को बार बार एक नई चुनौती दे रहे थे। पुलिस अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई थी और फिर अचानक तनुज भाटिया से मिली एक जानकारी ने पुलिस को एक अहम लीड दी। सर बेल मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा, घर पे ना तो कैश था और ना ही ऑर्नामेंट्स थे, और पापा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे थे वो भी गायब थे सर। राहुल और सिमर के घर का सर्च वारंट निकालो, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर राहुल और सिमर सोधी के घर से कुछ नहीं मिला। गहने जेवर तो उन्होंने अब तक बेच भी दिए होंगे, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्होंने अपने बैंक के लॉकर में रखे हो। ठीक है, बैंक लॉकर खोलने की परमिशन निकालो तुम। पुलिस ने सिंपी और अजय उर्फ राहुल सोडी के लॉकर्स खुलवाने की परमिशन ली और उन्हें वहां 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले जो कि तनुज के पिता वरुण भाटिया के नाम पर थे। ये तो तनुज के फादर के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो इनके लॉकर में मिले। मतलब इनकी नजर तनुज के प्रॉपर्टी पर थी, लेकिन पेपर्स तो तनुज के फादर के नाम पर है। ये लोग अपने नाम पर कैसे ये प्रॉपर्टी कर सकते थे? सर इसका जवाब भी है इस कागज में, ये उनके बैंक लॉकर से मिला है। मैं तनुज भाटिया अपने पूरे होशो हवास में आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपने फादर का मर्डर किया था। नीचे तनुज की साइन भी है। सर पुलिस स्टेशन के पीआई विनोद देशमुख के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन? ये विनोद देशमुख अजय गलांडे का जीजा है। अजय गलांडे? जी सर, वही अजय गलांडे जो 1998 में डबल मर्डर केस में अंदर हुआ था, फिर 2002 में पैरोल पे बाहर निकला, फिर पैरोल जंप करके नकली पासपोर्ट पर बैंकॉक चला गया। और सर ये अजय गलांडे और कोई नहीं, राहुल सोधी है। राहुल सोडी ही अजय गलांडे था। इस जानकारी ने मुंबई क्राइम ब्रांच को चौंका दिया और अजय की लगातार मदद करने वाले उसके जीजा विनोद देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी।
वहीं पुलिस ने जब तनुज भाटिया से उस सुसाइड नोट के बारे में पूछताछ की तो तनुज ने यह बयान दिया कि शायद अजय ने उससे नशे की हालत में वो सुसाइड नोट लिखवाया होगा, जिसकी लिखावट और दस्तखत तनुज भाटिया के ही पाए गए थे। तुम्हारे दोस्तों ने अपना मुंह खोल दिया है। ये राहुल अरोरा के साथ क्या किया तुमने? कीड़ा था उसे फिल्म बनाने का। कह रहा था कुछ 3.5 करोड़ रुपए उसके पास। हमें लगा कि हम उसे चकमा देके उसके सारे पैसे हथिया लेंगे। मैंने उसे झांसा दिया कि पुणे में एक फाइनेंसर है जो फिल्म के लिए प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसका फिल्म का बजट कुछ 10 करोड़ का हो जाएगा। रास्ते में फार्म हाउस दिखाने के बहाने में उसे तेलेगांव ले गया। वहां संजय और मुकेश भी थे। वाओ, क्वाइट स्पेशियस यार। थोड़ा ठीक ठाक करके ना पार्टी वार्टी के लिए यूज कर सकते। तो बैंकॉक में उसका क्रेडिट कार्ड तू स्वाइप कर रहा था? हाँ, मैंने संजय से कहा था कि उसका फोन ट्रेन में छोड़ देने, ताकि आप लोग जब उसे ढूंढो तो आप लोग को ये लगे कि वो कहीं घूमने गया था। राहुल के बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके तूने? मुंबई मायानगरी में जब तनुज और राहुल जैसे लोग अपने सपने लेकर आते हैं तो किसी की मदद का हाथ उनके लिए विश्वास की लकीर बन जाता है। अजय गलांडे और सिंपी ने न जाने कितने ही भोले भाले लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, पर आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिली। आगे बर्निंग केसेस श्रृंखला में देखिए निठारी में घटा कठोर बर्बरता का एक ऐसा असामान्य केस जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।